नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही कवायद की, देश में गिरते बीजेपी के राजनीतिक ग्राफ की, बात करेंगे मोदी सरनेम मामले में राहुल को मिली राहत की, साथ ही जानेंगे पहलवानों ने क्या किया ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र में बीजेपी को सताए हार के डर की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी की रणनीति आई सामने, बोली जो पार्टी जहां दमदार वहीं से भरे बीजेपी के खिलाफ हुंकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और किरण रिजिजू को बड़ी राहत, न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर विचार करने से इनकार। पाक सरकार ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ खोला मोर्चा, संसद ने पास किया निंदा प्रस्ताव, मामला दर्ज करके चीफ जस्टिस के खिलाफ जांच करेगी कमेटी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 318 अंकों की उछाल के साथ 62,346 पर हुआ बंद, निफ्टी 84 अंकों की बढ़त के साथ 18,399 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सीएम के चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है। सीएम की रेस में सिद्धारमैया आगे बताए जा रहे हैं, तो वहीं डीके शिवकुमार भी सीएम की रेस में हैं। तो कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 224 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी को 135 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 113 था और कांग्रेस बहुमत से 22 सीटें ज्यादा लाई है। बड़े बहुमत से कांग्रेस राहत में है। ऑपरेशन लोटस की अब कोई संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए सरकार गठन में भी कांग्रेस समय लगा रही है। रविवार को होटल शंग्रीला में कांग्रेस विधायक दल के सीएम पद के लिए नाम तय करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया। दूसरी ओर बेंगलुरु में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह ने रविवार देर रात तक विधायकों से बातचीत की। ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता वीके हरिप्रसाद ने बताया कि विधायकों की राय जानने के लिए सीक्रेट वोटिंग का भी सहारा लिया गया, जिसके बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने दावा किया है कि अधिकांश विधायकों का समर्थन उनके साथ है। इस बीच सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए। देर शाम को उनकी पार्टी अध्यक्ष के साथ मुलाकात हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के भी दिल्ली आने की संकेत है। देर शाम को ही पार्टी ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट खड़गे को सौंप देंगे। इस रिपोर्ट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है राज्य को नया सीएम जल्द ही मिल जाएगा। संभवतः पार्टी अध्यक्ष मंगलवार को विधायक दल के नेता के नाम को हरी झंडी दिखा देंगे, और ये भी साफ हो चुका है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से किसी एक को ही कमान सौंपी जाएगी। लेकिन इसका ऐलान विधायक दल की मीटिंग में ही किया जा सकता है। और इस बीच इस बात का भी दावा हो रहा है कि 18 मई को ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और अब एक और राज्य में उसकी सरकार बनने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी के पास इस बार कोई मौका नहीं है। वैसे हार कर भी सरकार बनाने के मामले में बीजेपी माहिर है। तभी तो पिछले 5 साल में जिन 31 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें बीजेपी को बहुमत सिर्फ 6 राज्यों में मिला और सरकार 2 गुने से भी ज्यादा राज्यों में बनाई। तो कहां बहुमत से पिछड़कर भी बीजेपी ने बनाई सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। जनता ने बीजेपी को भले ही वोट ना दिया हो, उसे सरकार बनाने का समर्थन नहीं दिया, लेकिन बीजेपी फिर भी जोड़ तोड़कर सरकार बनाने में कामयाब रही है। पिछले 5 साल में 31 चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 6 में जीत मिली, लेकिन सरकार में वो 16 जगह है। 2018 के मई महीने से शुरुआत करें तो मई से दिसंबर के बीच 6 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बाद में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की सहायता से यहां अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, यहां भी ऑपरेशन लोटस की मदद से बीजेपी सत्ता में आ गई। मिजोरम में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, यहां जोरमथांगा की एमएनएफ को बहुमत मिला। बाद में यह पार्टी एनडीए में शामिल हो गई और 1 सीट जीतकर बीजेपी सत्ता में आ गई। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस, जो बाद में बीआरएस बन गई, यानी किसी भी राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने का जनमत नहीं मिला, लेकिन पार्टी 3 राज्यों की सत्ता में पहुंच गई। इसी तरह 2019 की बात की जाए तो इस साल आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को बहुमत मिला। ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बरकरार रही। अरुणाचल में जरूर बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन हरियाणा में जनता ने उसे नकार दिया, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ से सरकार बना ली। झारखंड में यूपीए को 2/3 के करीब सीटें मिली। हेमंत सोरेन सीएम बने। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी
सामूहिक पार्टी बनी, लेकिन चुनाव के बाद एमवीए का गठन हुआ और उसे सत्ता मिली। लेकिन ऑपरेशन लोटस के सहारे बीजेपी ने सरकार बनाई। सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा को बहुमत मिला, लेकिन बाद में ये एनडीए में आ गई। यानी बीजेपी एक राज्य में जीती, लेकिन सरकार 4 राज्यों में है। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुआ। दिल्ली में आप को बहुमत मिला तो बिहार में एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन बाद में यहां नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। आज एक भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को हार मिली। असम और पांडिचेरी को बहुमत मिला, पर सहयोगियों के साथ एक भी राज्य में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए। बीजेपी को यूपी, गुजरात, उत्तराखंड और मणिपुर में बहुमत मिला। पंजाब, हिमाचल में हार मिली। गोवा में किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी की सरकार 5 राज्यों में बनी। इस साल 4 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत मिला, जबकि कर्नाटक में हार मिली। लेकिन नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सहयोगियों के सहारे सत्ता में पहुंच गई। यानी बीजेपी को सिर्फ 6 राज्यों में जीत मिली, लेकिन सरकार में वो 16 जगह पहुंच गई। बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में मास्टर बन चुकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की सक्रियता से बीजेपी बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो वो लोग भी हैं जिन्होंने राहुल के खिलाफ मोदी सर ने मामले को मुद्दा बना रखा है। आज पटना हाईकोर्ट से राहुल के लिए राहत की खबर सामने आई है। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट के सामने पेश नहीं होना है। पटना की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर निचली अदालत के फैसले पर 15 मई तक रोक लगा दी थी। और आज जब कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने इस रोक को बढ़ाकर 4 जुलाई तक कर दिया। यानी 4 जुलाई तक अब निजी अदालत में सुनवाई शुरू नहीं होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार ने राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। अब 4 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल 4 साल पहले मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनसभा में भाषण दिया था, जिसमें पटना में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी की याचिका पर राहुल गांधी की सजा सुनाई गई थी और इस सजा को सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। और अब इस तरह की याचिका पर पटना की निचली कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और अब इसी तरह की याचिका पर पटना की निचली कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। यानी याचिका में राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि कानून के अनुसार एक ही मामले में किसी भी व्यक्ति को 2 अलग-अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी को फंसाने की बीजेपी की हर चाल नाकाम हो रही है। नाकाम तो बीजेपी पहलवानों के सामने हो रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 23वां दिन है। पहलवानों ने आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से आग्रह किया कि रात को पत्रकार धरना स्थल के आसपास ही रहें। तो ऐसा मीडिया को क्यों कहा पहलवानों ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान आज कनॉट प्लेस पहुंचेंगे और समर्थन मांगेंगे। इसकी जानकारी पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। विनेश फोगाट ने कहा कि कनॉट प्लेस में सभी के सामने अपनी बात रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली 21 तारीख को पहलवान बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने प्रदर्शन में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि कल रात भी हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने का प्रयास किया गया। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, हम चिट्ठी लिखकर इंटरनेशनल ओलंपियन से समर्थन की मांग करेंगे। जंतर मंतर से बाहर भी इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे। ये लड़ाई हर महिला खिलाड़ी की है। शाम को सीपी जाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इसका ज्ञापन राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी जिला मुख्यालय में देंगे। इससे पहले रविवार को पहलवान साक्षी मलिक ने कहा था, कल हम बीजेपी की महिला सांसदों को लेटर लिखकर उनसे मदद मांगेंगे। उनके घर पर लेटर पहुंचाएंगे। हमें सभी समाज के लोगों का समर्थन चाहिए। हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, इसलिए आप सभी लोग हमारे समर्थन में आए। विनेश फोगाट ने अपील की थी कि मंगलवार को भी सभी लोग अपने अपने जिला मुख्यालय में जाकर ज्ञापन दें, हमारे समर्थन में 16 मई को सत्याग्रह करें। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि कल ओलंपिक संघ ने जो भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग किया है उसका हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया था। पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी बयान दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के इस ऐलान से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। मुश्किलें सचिन पायलट ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा आज जयपुर में पूरी हो गई। भाकरोटा में हुई जनसभा में पायलट ने आंदोलन का ऐलान किया है। तो किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे पायलट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच जल्द ही सुलह हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं।
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर भी अब पायलट को लेकर नरम दिख रहे हैं। उन्होंने पायलट को अपना छोटा भाई बताया है। दूसरी ओर पायलट ने अपनी 125 किलोमीटर लंबी जन संघर्ष यात्रा का आज समापन कर दिया। अजमेर से जयपुर की इस यात्रा को सफल बताया जा रहा है। यात्रा के समापन पर पायलट ने कहा, राजस्थान का रिवाज बदलना है। राजस्थान में क्यों हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, हमें एक बार फिर अपनी सरकार बनानी है। पायलट ने पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने की बात कही तो साथ ही साथ अपनी पुरानी मांग को भी उठाया। उन्होंने गहलोत सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए, आरपीएस को भंग किया जाए, नए सिरे से चयन प्रक्रिया तय हो। इसके साथ ही वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो। पायलट ने यात्रा की समाप्ति के बाद वही पुराने मुद्दे उठाए जो उनके नर्म पड़ने के संकेत दे रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पायलट अब जल्द ही दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में उनकी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसे में दोनों ही ओर से इस समय नरमी के संकेत मिल रहे हैं। पायलट बीजेपी के साथ साथ गहलोत सरकार के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। चुनौती तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को भी मिल रही है। तुर्की में 14 मई को राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग हुई, जिसके नतीजे आज घोषित कर दिए गए। लेकिन इन नतीजों से एक और चुनाव की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिला है। तो क्या रहे तुर्की में चुनाव के नतीजे, किसे मिली बढ़त, देखते हैं ये रिपोर्ट। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसी को स्पष्ट जीत नहीं मिली है। ऐसे में अब 28 मई को निर्णायक मतदान कराया जाएगा। 14 मई को जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान को लीड मिली, लेकिन वो निर्णायक जीत हासिल करने से चूक गए। तुर्की के संविधान में राष्ट्रपति पद पर वही उम्मीदवार जीता हुआ माना जाता है जिसे कुछ वोटिंग का 50 से ज्यादा वोट मिला हो, और जो नतीजे सामने हैं उसमें अर्दोगान को 49.42% वोट मिले हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी केमल किलिचदारोग्लू को 45.95% वोट मिले हैं। यानी अर्दोगान को करीब 4.5% वोटों की लीड मिली है। वोटर्स ने अर्दोगान की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और सहयोगी नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के बहुमत को बनाए रखने के लिए संसद के लिए भी अपने वोट डाले। अर्दोगान इस चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने वाले किलिचदारोग्लू की ओर से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वोटों की गिनती होते ही अर्दोगान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं अपने सभी नागरिकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पर मतदान किया और चुनाव में भाग लिया। तीसरे उम्मीदवार सिनान ओगन को 5.2% वोट मिला है और उन्होंने अपने किसी भी विरोधी को सीधी जीत से रोक दिया। अब निर्णायक मुकाबले में सिनान ओगन का समर्थक बेहद महत्वपूर्ण होगा। अर्दोगान 20 सालों से तुर्की की सत्ता में है। वो 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री और 9 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। अब 28 मई को होने वाली वोटिंग में अर्दोगान और किलिचदारोग्लू ही 2 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में बैकफुट पर आई बीजेपी की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल का असर मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव पर पड़ने के आसार हैं। खबर है कि बीएमसी के चुनाव अब 2024 तक टाले जा सकते हैं। यानी बीएमसी और महाराष्ट्र में बीजेपी को अभी से अपनी हार का डर सता रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में मिली हार से बीजेपी सदमे में है और अब वो एक एक कदम फूंक फूंक के उठा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अक्टूबर 2023 तक हो सकते हैं। खास बात यह है कि अगले साल ही राज्य में विधानसभा और देश में लोकसभा चुनाव भी हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और विधायकों की अयोग्यता को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार अलर्ट मोड पर है। खबर है कि पार्टी ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते उद्धव ठाकरे के पक्ष में बड़ी सहानुभूति घटने और महाविकास अघाड़ी में मुश्किलें बढ़ने का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर फैसला देते हुए तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सदन में विधायकों के शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा सदन में शक्ति परीक्षण का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया, इस वजह से उनके नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को अब वो बहाल नहीं कर सकती। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला कर दिया था। उस दौरान खबरें थी कि उनके भतीजे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। शरद पवार लगातार सीट बंटवारे पर चर्चा की बात कह रहे थे। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर एमवीए के अन्य दलों को फटकार लगाई थी। इधर शनिवार को घोषित हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है।
कांग्रेस ने राज्य में 135 सीटों पर जीत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। वहीं बीजेपी सिमट कर 66 सीटों पर आ गई है। इसके अलावा जेडीएस महज 19 सीटें ही हासिल कर सकी है। इन सियासी घटनाक्रम से बीजेपी बैकफुट पर है और वो बीएमसी चुनाव टालने के हक में है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते